हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। तो आज बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि तीन तीन या चार आर्टिकल्स ही हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। और देखें, आज है 10 फरवरी 2024। तो द हिंदू से हम डिस्कस करते हैं। दैनिक जागरण से आज कोई आर्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले आर्टिकल को अगर देखें तो तीन और लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे डॉक्टर स्वामीनाथन हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, चौधरी चरण सिंह हैं। ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि दो लोगों को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जा चुका है। 2024 में ये मिलाकर टोटल 5 भारत रत्न दिए जा चुके हैं। ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, 1999 में 1999 में एक ही साल में 4 भारत रत्न अवार्ड प्रोवाइड किए गए थे और इस साल 2024 में 5। ठीक है, और पहले हमने आपको बताया कि बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर्मर सीएम कर्पूरी ठाकुर को प्रोवाइड किया गया है। फिर जो एक डिप्टी होम मिनिस्टर रह चुके हैं एल.के. आडवाणी जी, उनको प्रोवाइड किया गया है। एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो 2024 में 5 भारत रत्न। तो ये तीन कौन लोग हैं, हम थोड़ा सा ये देखते हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, आपने सुना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो इन्होंने ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड टुवर्ड द फूड सेल्फ सफिशिएंसी इन इंडिया। तो आपको पता है पहले 5 ईयर प्लानिंग आती थी। उसी 5 ईयर प्लानिंग में हमें अगले 5 सालों के लिए ये डिसाइड हमें करना होता था कि इसमें हमें क्या टारगेट अचीव करना है। क्योंकि देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ ना, तो भारत के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा संकट क्या था ना, कि हमारे पास खाना नहीं अवेलेबल था हमारी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए। हम या तो खाना खरीद रहे थे, बाहर से एक्सपोर्ट करा रहे थे, वो भी हमारे लिए भरपूर नहीं हो रहा था। तो सबसे हमारा जो टारगेट हुआ कि हमें एक फूड सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। और इसी के लिए एम.एस. स्वामीनाथन ने ये ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था। इन्हें एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जाननी है। और बाकी इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था और 2023 में इनकी डेथ हुई थी 28 सितंबर को। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी, हाँ, ये हाल फिलहाल पिछले साल तक ये थे। फिर हैं एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड एग्रोनॉमिस्ट थे ये। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के कुंभकोणम में। ठीक है, तो ये हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको यहाँ पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक न्यूज़ में है, आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है। और मैं भी डिस्कस करूँगा आने वाले न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में किसी दिन, क्योंकि अब ग्रीन रिवॉल्यूशन से बात यहाँ पे आ गई है तो आगे द हिंदू न्यूज़पेपर खुद ही एडिटोरियल भी लाएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन पे। तो उसमें कंप्लीट डिटेल आपको जानकारी मिलेगी। हालांकि अगर इंडियन एक्सप्रेस को देखें, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, तो आज ही ग्रीन रिवॉल्यूशन पे एक एडिटोरियल वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ और यही चीज़ मैं आपको आर्टिकल डिस्कस करने के साथ साथ ये भी डिस्कस करता चलता हूँ कि आप कैसे न्यूज़पेपर पढ़ोगे। क्योंकि एज एन एस्पिरेंट आप मल्टीपल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, आप किसी सिंगल न्यूज़पेपर को ही फॉलो कर सकते हो। तो जब आप द हिंदू पढ़ रहे हो तो हिंदू पढ़ो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। क्योंकि देखो, उसमें जैसे आज एडिटोरियल दिया गया है, 1-2 दिन में हिंदू में भी एडिटोरियल आ जाएगा। तो हमें एक ही चीज़ बार बार क्यों पढ़ना? ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको न्यूज़पेपर में पीएचडी नहीं करनी है, आपके बस जानने की चीज़ें निकालनी है। और नेक्स्ट हैं पीवी नरसिम्हा राव। ये हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 1991 टू 1996 में रहे। ये वो टाइम था
ठीक है। जो एलपीजी रिफॉर्म जो भारत में लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीवी नरसिम्हा राव को प्रोवाइड किया गया है। ये इनका जन्म तेलंगाना के वारंगल में हुआ है और इन्हें क्रेडिट है कि स्टीयरिंग द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करने में इन्होंने काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो सोचिए, इस विज़न वाले ये प्राइम मिनिस्टर रहे पीवी नरसिम्हा राव, और इनके साथ साथ इनके फाइनेंस मिनिस्टर रहे मनमोहन सिंह। इन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा इंडिया में रिफॉर्म लाया था और ये था एलपीजी। अदरवाइज़ हमारी जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी थी। ठीक है। तो पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को हुआ था। 23 दिसंबर 2004 को इनकी डेथ हुई थी, 2004 को। फिर एक आते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। 1979 टू 80 के बीच में इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के तौर पर ये सेवा दे चुके हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के नूरपुर जगह पे हुआ था और ये लोक दल के नेता थे। और इन्हें क्रेडिट जाता है कि ये नॉर्थ इंडिया में ना फार्मर के नेता थे, किसानों के नेता थे। किसानों के लिए इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह ये प्राइम मिनिस्टर थे। और एमएस स्वामीनाथन जो हैं वो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड एग्रोनॉमिस्ट थे। तो चौधरी चरण सिंह 1992 में इनका जन्म हुआ था और 1902 में इनका जन्म हुआ था। 1987 में इनकी मृत्यु हुई, मैं सोचूं। चलिए, तो वैसे मैं इस बार मैं बता दूं तो 5 भारत रत्न अवॉर्डी में से 4 जिनको मरणोपरांत प्रोवाइड किया गया है पोस्टुमसली, और एक सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, वही जीवित हैं जिनको ये प्रोवाइड किया गया है। बाकी लोग की मृत्यु हो चुकी है। फिर यहाँ पे 5 डेड इन वायलेंस आफ्टर डिमोलिशन ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर्स, ये हल्द्वानी का है, खबर आप जान ही रहे होंगे। फिर यहाँ पे इमरान बैक्ड इंडिपेंडेंस लीड पाक पोस्ट। तो यहाँ पे कुछ अजीब हुआ है। यहाँ पे इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान की बात करी, कल यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था, जनरल इलेक्शन। तो इमरान खान की पार्टी बिल्कुल जीत चुकी थी और लास्ट मोमेंट पे सडनली पूरा का पूरा सीन ही बदल दिया गया और नवाज़ शरीफ फिर यहाँ पे जीत डिक्लेयर कर दिया गया। तो खैर ये तो होना ही था। वैसे भी हर कोई जान रहा है, ये कोई छुपा बात नहीं है कि इमरान खान को कैसे भी अब जीतने नहीं देगी वहाँ की जो प्रशासन है, वहाँ की जो आर्मी है। फिर यहाँ पे देखिए, हिंदी को इम्पोजिशन को लेकर ये काफ़ी कुछ चर्चा रहता है। हमेशा ये लोग रीजनल पार्टी हिंदी को हेड करते हैं। यहाँ तक कि अब बंगाल में भी ये चीज़ें शुरू होने लगी है धीरे धीरे। तो ये चीज़ें चलती रहेगी। हम अपने काम को यहाँ पर देखते हैं कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, बस उस पर हम ध्यान देंगे। एडिटोरियल आज बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइन ऑफ अमेरिका लीडरशिप हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है अभी। फ़िलहाल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस रखता है वो यहाँ पे है प्रियम्बल जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मामला कुछ ऐसा है कि रिसेंटली क्या हुआ है कि बीजेपी के लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, आपको पता होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, काफ़ी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो वर्ड्स हैं ना सोशलिस्ट और सेक्युलर प्रियम्बल में हमारे, ठीक है, हमारे प्रियम्बल में जो वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है इसको ना डिलीट कर दीजिए। तो इस पे ही बात चली है। तो इसी पे जजेस के बेंच ने ये सवाल किया कि कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड कीपिंग द डेट इंटैक्ट, आस्क्स सुप्रीम कोर्ट। क्या हम प्रियम्बल में चेंजेस ला सकते हैं, उसके जो डेट हैं उसको बिल्कुल एज इट इज़ छोड़ के।
क्योंकि देखिए प्रियम्बल में पहले भी एक बार चेंजेज हो चुके हैं, सिर्फ एक ही बार चेंज हुए हैं। कब? देखिए इसका डेट ऐसे फिक्स क्या रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए 26 नवंबर 1949। ये कौन सा डेट है? ये वही डेट है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, बिल्कुल रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमने इसको लागू कब किया, इम्प्लीमेंट कब किया? 26 जनवरी 1950 को। तो ये वही डेट है प्रियम्बल का। तो प्रियम्बल वॉज अमेंडेड ओनली वंस इन दिसंबर 1976 में। 1976 में सिर्फ एक बार प्रियम्बल में अमेंडमेंट की गई है, जो कि इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट ने इसको करी थी, और उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड। ये जो दो वर्ड है सोशलिस्ट और सेकुलर, जिसको सुब्रमण्यम स्वामी जी डिलीट करने की बात कर रहे हैं, इसको हालांकि शुरुआत से यानी कि ओरिजिनल फॉर्म जब जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा था उसमें इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, तो सोशल और सेकुलर को बाद में ऐड किया गया है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया है। दोनों के बीच में ऐड कर दिया गया। किस दोनों के बीच में ऐड कर दिया गया? तो ओरिजिनली जो टेक्स्ट था प्रियम्बल में वो था कि इंडिया एज ए सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बस यही वर्ड दो था, सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच में यहाँ पे ऐड क्या कर दिया गया? सोशलिस्ट एंड सेकुलर। अब है कि इंडिया एज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये इंसर्ट कब किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिए। उसके साथ फिर ये भी ऐड किया गया, द फ्रेज यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज रिप्लेस्ड बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी के साथ अब इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया इसमें। तो प्रियम्बल में यूनिटी, इंटीग्रिटी और फिर ये सोशलिस्ट और सेकुलर, इसको भी ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। तो एक जज हैं जस्टिस दत्ता, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता था, बट क्या बिना डेट चेंज किए हुए इसको अमेंड किया जाएगा? इनफैक्ट द लार्जेस्ट बेंच इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे बड़ा बेंच 13 जजेस का बेंच बैठा था इन द केशवानंद भारती केस। यही वो केस है केशवानंद भारती केस जिसके तहत ये प्रियम्बल में चेंजेस लाए गए थे। ठीक है, 13 जजेस का बेंच। तो वही वो बोल रहे हैं कि इनफैक्ट द लार्जेस्ट बेंच इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 13 जजेस इन द केशवानंद भारती केस had held that preamble was an integral part of the constitution and was subject to the amending power of the parliament provided the basic structure was not tinkered with। तो उसी अमेंडमेंट में कहा गया था कि अमेंडमेंट तो करी जा सकेगी, प्रियम्बल का अमेंडमेंट हो सकता है, इसका संशोधन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको इंश्योर करना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई इसका चेंजेस ना लाया जाए, बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ भी बदलाव न हो। तो ये यहाँ पे डिबेट चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। फिर यहाँ पे कहा गया कि द 42nd अमेंडमेंट वॉज इंडेड इनफेमस। तो 42nd अमेंडमेंट जो है उसको इनफेमस कहा जाता है, यानी कि बदनाम ये संशोधन था, क्योंकि ये इमरजेंसी के वक्त में किया गया था। इट हैड अफेक्ट ऑल ट्राइड टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये वही अमेंडमेंट था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को कम करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हैं बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, इनका यही कहना है कि ये इमरजेंसी के टाइम में सोशलिस्ट और सेकुलर को ऐड किया गया था
इसको आप यहाँ से बिल्कुल ही डिलीट कर दीजिए। तो ये सब डिबेट के बाद फिर कोर्ट ने कहा, फिर अब ये जो हियरिंग है ये अब अप्रैल में होगी, 29 अप्रैल 2024 को। तो यहाँ से हमें ये सब चीज़ थोड़ी सी ये सीखना चाहिए। और आज आप जाकर प्रियम्बल को कंप्लीट पढ़ोगे, आप प्रियम्बल को कम्प्लीटली पढ़िए वगैरह। प्रियम्बल से रिलेटेड आप घटना चक्र में जाइए, घटना चक्र को सॉल्व कीजिए प्रियम्बल का पार्ट वाला, और ये आज ही इसको कंप्लीट कर लीजिए कि प्रियम्बल आखिर है क्या। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा पासेस बिल टू ऐड पहाड़ीज वाल्मीकिस टू ST/SC लिस्ट इन जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ये थोड़े चेंजेस लाए गए हैं। आप यहाँ पे अगर देखो तो जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब है, एक गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है। क्या है? गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, इसका प्रोटेस्ट चल रहा था। तो इसी के बीच में राज्यसभा में ये किया गया कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप जो है उसको यूनियन टेरिटरीज के ST लिस्ट में ऐड कर दिया गया। यानी जम्मू एंड कश्मीर के जो ST लिस्ट है उसमें पहाड़ी एथनिक ग्रुप को ऐड कर दिया गया। अब पहाड़ी एथनिक ग्रुप भी ST है, शेड्यूल्ड ट्राइब है। फिर इसमें बिल एक पास किया गया राज्यसभा में ही, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं, याद रखिएगा, जिसमें कि पदारी ट्राइब, गड्ढा ब्राह्मीण और कोली कम्युनिटीज़ को ST लिस्ट में, शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में भी ऐड किया गया। तो पहाड़ी एथनिक ग्रुप को तो ऐड किया ही गया, फिर पदारी ट्राइब, गड्ढा ब्राह्मीण और कोली कम्युनिटीज़ को भी ST के कैटेगरी में ऐड किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए SC के कैटेगरी में वाल्मीकि कम्युनिटीज़ को शेड्यूल्ड कास्ट में ऐड किया गया है जम्मू कश्मीर के। तो ये भी याद आपको रखनी है। और फिर आप देखें तो द ST कोटा ऑफ गुज्जर एंड बकरवाल विल रिमेन अफेक्टेड। तो जो गुज्जर बकरवाल का जो ST कोटा है वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा, वो उसको कोटा में मिलता रहेगा। तो ये कुछ है जो राज्यसभा में ये पास किए गए हैं, तो ये आपको याद रखनी है। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा और लोकसभा ये हमारे पार्लियामेंट का पार्ट है। पार्लियामेंट जो हमारा बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। वहीं अगर आप प्रेसिडेंट को देखो तो प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के पार्ट है, लेकिन इसके लिए एक वर्ड आता है प्रेसिडेंट को बताने के लिए, ये इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है प्रेसिडेंट को। वो इसलिए क्योंकि कोई भी बिल वो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है या फिर राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में जाता है, और उसके बाद फाइनल जो एसेंट दिया जाता है ना, फाइनल एसेंट कहाँ पर दिया जाता है, तो वो प्रेसिडेंट ही उस बिल को फाइनल एसेंट देते हैं, तब जाकर वो बिल एक्ट कहलाता है। ठीक है। और पार्लियामेंट हमारे कौन से आर्टिकल में आता है? 79 to 122, 79 से 122 में आपको पार्लियामेंट के में आर्टिकल आपको मिलेंगे। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो PPSC मेंस में पूछा जाता है, वो आप ज़रूर यहाँ से प्रिपेयर कीजिए। लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इन दोनों के बीच में पावर का कुछ डिफरेंस है, बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है लेकिन है डिफरेंस। तो उन पावर के डिफरेंस का ना एक नोट बनाइए। बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आपको ये नोट्स बनाने में लग सकता है, लेकिन इसको बनाइए। लोकसभा के क्या डिफरेंट पावर हैं जो राज्यसभा को वो पावर नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल राज्यसभा को ही पावर है, और क्या ऐसा लोकसभा को ऐसे पावर हैं जो राज्यसभा को वो पावर नहीं है।
ठीक है, इस पे एक नोट्स प्रिपेयर कीजिए, इससे आपको मेंस और आपका प्रीलिम्स भी इसके थ्रू ही कंप्लीट होगा। तो इसी तरीके से ऑन एन एवरेज हमारा जो सेशन ये रहेगा वो 30 मिनट का रहेगा डेली बेसिस पे। ठीक है, ऑन एन एवरेज हो सकता है किसी दिन आर्टिकल कम हो, क्योंकि वो न्यूज़पेपर पर डिपेंड करता है। वो किसी दिन आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल कम हो तो वो कम में ही हो जाएगा, और अगर आर्टिकल ज़्यादा हो तो वही 30 से ज़्यादा 35 मिनट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं बीपीएससी ज्ञान के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।